सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा ये अपना असर्शन रीजन वाला पार्ट 2 वीडियो है, यानी पार्ट 1 भी है। उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये जो हमारा श्योर शॉट का प्लेलिस्ट है ना, इसको बेटा खत्म कर लेना। 3 दिन मैक्सिमम 4 दिन लगेगा, लेकिन खत्म कर लेना। इसका भी लिंक आपको नीचे हमने लगा के रखा है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, यहां पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आप पहले इन 7 क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, और यही वो सेक्शन है जहां पे बच्चे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करते हैं। तो ध्यान से अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना चाहिए आपको। 7 में से 7 करते हो तो एक्सीलेंट है, 5 करते हो तो बढ़िया है, नहीं तो सीखने के लिए आपको यहां से बहुत कुछ मिलेगा। आप अपना रिपोर्ट नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमने पहला सवाल थोड़ा सा बेसिक रखा है ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक, कहता है burns sustained from steam at 100 degree centigrade are usually more serious than those sustained by boiling water at 100 degree centigrade। अब चाहे स्टीम हो चाहे बॉइलिंग वाटर हो, दोनों सर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर दोनों को ही हम अपने हाथ से टच करते हैं तो दोनों में इक्वल नुकसान होना चाहिए मेरे हाथ का, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया आपका जो स्टीम होता है वो जैसे ही आपके हाथ के कांटेक्ट में आएगा, आपका स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा। और वाटर में वो कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर में कन्वर्ट होता है। और ऐसा करते वक्त वो 540 कैलोरी हीट आपके बॉडी को डोनेट कर देगा, राइट, पर ग्राम। 1 ग्राम स्टीम आपको अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो 540 कैलोरी वो हीट आपके बॉडी को एक्स्ट्रा दे देगा। यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम को अगर तुम डायरेक्ट टच करते हो तो तुमको ज्यादा नुकसान होगा, और अगर तुम डायरेक्टली 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर को टच करते हो तो आपको कम नुकसान होगा। तो यहां पर हमको क्या बोला गया है? हेंस 1 ग्राम ऑफ स्टीम हैज मोर हीट, नहीं कहा गया, यूजुअली मोर सीरियस दैन सस्टेन्ड बाय बॉइलिंग वाटर। ये आपको ट्रू स्टेटमेंट है, और इसका जो रीजन यहां पर दिया है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो हमने यहां पर अभी डिस्कस किया है। तो भैया ये भी आपको ट्रू है, और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आई होप आपने यहां पर +4 नंबर, यानी ये आपका जरूर से सही रहा होगा। मेरी आवाज बहुत ज्यादा खराब है इस समय, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और डिस्कशन के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब ये आवाज ऐसा ही रहेगा थोड़ा दिन। A capacitor is connected to an ideal battery. A dielectric slab is slowly inserted into the gap between the plates of capacitor. Work required in the process is positive. देखिएगा, इंटरेस्टिंग। आपके पास इस प्रकार से कैपेसिटर है और एक बैटरी यहां पर आपको कनेक्टेड है, परमानेंटली कनेक्टेड है। ठीक बात है सर। अच्छा, आपके पास यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, राइट। अब सुनना मेरी बात को भैया, ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी इस वाले प्लेट पे, कैपेसिटर के इस वाले प्लेट पे आपको पॉजिटिव चार्जेस थे और इस वाले प्लेट पे आपको नेगेटिव चार्जेस थे। जैसे ही तुम इस डाइलेक्ट्रिक को अंदर इंसर्ट करना शुरू करोगे तो भैया यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, जिसके वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपको एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। आपने जरूर से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंड्यूस्ड चार्जेस का फॉर्मूला भी कभी ना कभी पढ़ा है कैपेसिटर में, एक बार उसको रिकॉल करना अपने मन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, जिसके वजह से यहां पर आपको नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है और यहां पर आपको पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब तुम इसको जैसे जैसे अंदर लाओगे ना, तो भैया ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो मुद्दा ये है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, कैपेसिटर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अपने आप अंदर खींचने का कोशिश करेगा। नेट इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि इन चार्जेस के वजह से इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे लग रहा है। यानी कि अगर तुम्हें इस डाइलेक्ट्रिक को धीरे धीरे इंसर्ट करना है तो एक एक्सटर्नल एजेंट को भी उतना इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स है अपोजिट। तो भैया वर्क डन क्या होगा एजेंट के वजह से? क्या वो नेगेटिव वर्क डन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या है?
फॉल्स है। फोर्स ड्यू टू कैपेसिटर विल ट्राई टू पुल डाइलेक्ट्रिक इनटू द कैपेसिटर टू स्लोली इंसर्ट एक्सटर्नल फोर्स नीड्स टू बी आउटवर्ड दैट इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। यही तो हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो भैया पहला वाला नॉट करेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, हमसे कहता है कि आपके पास टू सेल्स ऑफ अनइक्वल ईएमएफ्स E1 and E2 have internal resistances R1 and R2 are connected and shown, then the potential difference across any cell cannot be zero। हम तो कहते हैं इस बात को ना मैथमेटिकली प्रूफ कर देते हैं कि ये सही है कि गलत है। आपके पास ये है E1 R1 E2 R2 यानी कि सेल है जिसका खुद का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। हम इसको एक बार यहां पर दोबारा से रीड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा रेजिस्टेंस यहां पर, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, देखिएगा इंटरेस्टिंग है। तो हमने बोला अभी आपको तो नहीं पता है कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, हम कह रहे कि भैया कुछ अपने मन से एक बार अज्यूम करो ताकि हम लोग एक केस को लेके आगे तो बढ़े। मान लो E1 E2 से बड़ा है तो ये सेल डोमिनेट करेगा, यही सेल आपको करंट का डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। करंट आपको ऐसे फ्लो करेगा, करंट कितना हो जाएगा भैया, ये दोनों सेल अपोजिंग नेचर में है तो नेट ईएमएफ हो जाएगा E1 माइनस E2 और यही करंट पूरे सर्किट में सेम फ्लो कर रहा है यानी दोनों रेजिस्टेंस भी आपको सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। आप समझिएगा इस वाले सेल में करंट घुस रहा है, जब किसी सेल में करंट घुसता है तो इस सेल के टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है E प्लस IR। तो भैया ये वाला टर्म यानी कि VAB अगर E प्लस IR होगा तो VAB कभी भी जीरो हो ही नहीं पाएगा, तो इसके अक्रॉस तो कभी भी जीरो होने का चांस पैदा होता ही नहीं है। हाँ, यहां पर जब करंट आपको निकल रहा होता है उस केस में टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR। अच्छा, तो ये जीरो हो सकता है क्या, चेक कर लो। I की वैल्यू यहां पर डालो E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 और ऊपर में अपने पास R1 है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हमको लगता है कि ये एलसीएम लो, E1 R1 मरेगा तो आपके पास बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब तुम हमको बताओ किसी एंगल से ये टर्म कभी भी जीरो हो सकता है, बीच में भैया आपको प्लस साइन है यहां पर, यानी कभी भी जीरो नहीं होगा। ये हमको एक ट्रू स्टेटमेंट है। If two cells having non-zero internal resistance and unequal EMFs, यही तो खास बात है, अगर E1 E2 दोनों अनइक्वल है तो सर्किट में करंट तो होगा ही होगा। Then the circuit in the current in the circuit cannot be zero। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर ये इसका रीजन थोड़े ना हो गया, राइट? यहां पर सर्किट में करंट है, इसके वजह से इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हुआ है, ये उसका रीजन थोड़े ना है। मान लीजिए कि सर्किट में करंट कल को जीरो हो भी जाता है, ठीक है, तो आपके पास ये सेल होता, सुनो मेरी बात को, ये आपका E1 है, ये R1 है। मान लीजिए कल को यहां पर करंट जीरो हो भी गया तो आपका इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज E1 माइनस IR, तो ये जीरो हो भी गया तब भी E1 तो है ना, बात समझ रहे हो? तो ये इसका रीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब होगा नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आएगा, बच्चे इसमें फंस जाएंगे। यहां हमसे कहता है कि टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स कैन बी कनेक्टेड बाय अ स्विच एस एज शोन। इनर शेल हैज चार्ज Q, राइट? आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, अंदर वाले पे आपके पास कैपिटल Q चार्ज है, अभी आपको स्विच कनेक्टेड नहीं है। अगर तुमने स्विच को कनेक्ट कर दिया ना, समझिएगा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि भैया इन अ कंडक्टर चार्ज इज ऑलवेज फाउंड ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस। अभी ये दोनों एक सेपरेट कंडक्टर है, लेकिन जैसे तुमने उसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया, अब तो ये दोनों एक वायर से जुड़ने के बाद एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब तुम यहां पर जो भी चार्ज दोगे वो अंततः आउटर मोस्ट पर ही पाया जाएगा। अब तुम यहां पे प्लस Q दो, माइनस Q दो, एट द एंड ऑफ द डे जो भी चार्ज अंदर में होगा, अब अंदर में फाइनली कुछ बचेगा नहीं, इसको जोड़ने के बाद जो भी होगा वो आउटर मोस्ट पे पाया जाएगा। सो चार्ज ऑन इनर स्फीयर फ्लोज फ्रॉम इनर शेल टू द आउटर शेल व्हेन द स्विच इज क्लोज। ट्रू है, चार्ज विल नॉट फ्लो
इफ Q इज नेगेटिव चार्ज कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। भैया चार्ज पॉजिटिव हो या चार्ज नेगेटिव हो वो आपको फ्लो करेगा ही करेगा आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे। तो भैया स्टेटमेंट 2 क्या हो गया आपको, फॉल्स है। सो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज योर इनकरेक्ट। क्लियर है? प्रॉपर्टी आई होप आपको ध्यान में था, नहीं है तो याद रखिएगा इस बात को। अच्छा, from a horizontally moving platform a ball is projected at an angle theta with the horizontal from a platform with a constant velocity relative to the platform। तो आपने इस बॉल को किसी वेलोसिटी v पे फेंका है, राइट, विच इज रिलेटिव टू द प्लेटफॉर्म। ये अगर एंगल थीटा है अपना, सपोज कीजिए आपने इसको एंगल थीटा पे फेंका इस तरीके से और ये हमको वेलोसिटी v है। कार्ट का वेलोसिटी खुद को हम यहाँ पर कुछ u पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको है v cos थीटा और ये हमको हो गया है v sin थीटा। यानी एब्सोल्यूट सेंस में अगर बॉल का वर्टिकल स्पीड तुम देखो इनिशियल तो वो आपको v sin थीटा ही है। और अगर तुम ध्यान से देखो कि भैया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू द कार्ट, हम लोग अभी x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, राइट। ये वाला चीज क्या है, v cos थीटा, ये हमको v cos थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल इन दी x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट इन दी x डायरेक्शन, उसको हमने u ही पकड़ा है। तो यहां से हमको दिख रहा है कि भैया आपका ub इज इक्वल टू, यानी कि अगर हम लोग डायरेक्शन तो देख ही पा रहे तो वेक्टर साइन यहां से हटा सकते हैं। सो ub इज इक्वल टू योर v cos थीटा प्लस योर u। तो भैया जो हॉरिजॉन्टल एब्सोल्यूट वेलोसिटी है दैट इज योर v cos थीटा प्लस योर u, ठीक है। अच्छा सर, कार्ट की वेलोसिटी इधर भी तो हो सकती थी, हो सकती है, तो यहां पर आपको एक माइनस टर्म आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से हमको पड़ रहा है, देखने वाली बात यहां पर यह है कि आपका कार्ट के वेलोसिटी के वजह से बॉल का जो वर्टिकल स्पीड है ना वो आपको वही है, चाहे कार्ट मूव करे या ना करे, वर्टिकल स्पीड साहब मेरा वही है। द टाइम ऑफ फ्लाइट, और तुमको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमको होता है 2u/y अपॉन एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो भैया एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस मेरे को g के बराबर है और uy मेरे को v sin थीटा है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, ये आपको ट्रू है। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ओनली ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन द वर्टिकल डायरेक्शन। ट्रू तो है, यही तो डिस्कस किया अभी तक हमने, और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। देखो देखो, अच्छा द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। देखिए इसी बात, देखिए आपका ऑर्गन पाइप भी रिवाइज हो रहा है, ओपन है यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा आपको v/2l। So 1 divided by 2l and this is your gamma RT upon m। अब अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये वाला न्यूमरेटर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाने से आपका ये जो पाइप है वो एक्सपैंड भी तो करेगा। लेंथ वाइज अगर बात करें, ये हमको लेंथ l है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये एक्सपैंड भी करता है, जहां पे फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लेकिन तुम ये बात से भली भांति वाकिफ हो, हालांकि इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, कि टेम्परेचर आप 100 डिग्री बढ़ा भी देंगे ना तब भी आपको पाइप में बहुत बहुत माइन्यूट सा एक्सपेंशन आएगा, बिकॉज अल्फा आपको बहुत छोटा टर्म होता है, राइट। तो आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी तेजी से ये नहीं बढ़ रहा, ये बहुत स्लाइट बढ़ा होगा, लेकिन ये वाला बहुत बढ़ गया, जिसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इंक्रीजेस, ट्रू है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन द लेंथ ऑफ द पाइप, ये भी ट्रू है और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ये देखिए हमसे कहता है कि टू पार्टिकल्स अंडरगो रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, then the center of mass of system of given two particle also always moves along a straight line। हमारे पास let us say दो स्ट्रेट लाइंस है, एक पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी मास m1, एक इस पे मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी मास m2। तो जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा दैट इज इक्वल टू योर m1 v1 वेक्टर प्लस योर m2 v2 वेक्टर अपॉन योर
m1 प्लस m2। अच्छा, हमको लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि भैया दे आर मूविंग, ठीक है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन अगर v1 और v2 टाइम का फंक्शन हुआ तो यानी कि v1 और v2 का डायरेक्शन तो फिक्स है, लेकिन अगर इनकी मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रही होगी तो इफ दिस इज टाइम का फंक्शन, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो भी आपको टाइम का फंक्शन होगा, और ये दोनों आपको वेक्टर फॉर्म में है, इनके साथ आपको डायरेक्शन एसोसिएटेड है। लेकिन बार बार अगर तुम इसका टाइम के साथ मैग्नीट्यूड को चेंज करोगे तो भैया ये भी आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों में ही बदलता रहेगा, जिसका मतलब ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है ये आपको ट्रू नहीं है। If direction of net momentum of system of particles having non-zero net momentum is fixed, the center of mass of given system moves along a straight line. आपका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होता है आप उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये क्या है नेट मोमेंटम, यानी कि नेट मोमेंटम अपॉन टोटल मास। अब हमसे साफ साफ कह रहा है कि अगर इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है यानी सर इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, तो भैया स्ट्रेट लाइन में आपको ये मूव करेगा ही करेगा, ये हमको बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो फॉल्स और ट्रू कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी पर। इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। आपको यहां से ये भी दिखना चाहिए पी नेट का डायरेक्शन कांस्टेंट, अगर यहां पर v1 v2 दोनों टाइम का फंक्शन होगा तो क्या इस वाले टर्म का डायरेक्शन कांस्टेंट कभी भी आपको आ पाएगा? स्वयं इसके ऊपर विचार कीजिए। डाउट आता है तो आप v1 और v2 को अपने मन से कुछ कुछ वेक्टर i प्लस जे, v2 को i माइनस जे, ऐसा ले लेके बार बार आप इसको रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू गॉट ऑल द करेक्ट। ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।